नमस्कार, मैं हूं सुमित अवस्थी और आप देख रहे हैं खबरों की खबर। 3 राज्यों उत्तर प्रदेश, कर्नाटक और हिमाचल प्रदेश में आज 15 सीटों के लिए राज्यसभा के चुनाव बहुत दिलचस्प तरीके से हुए हैं। तीनों ही जगह विधायकों की अंतरात्मा ने आज जमकर आवाज लगाई है, यानी तीनों ही जगह पर जमकर क्रॉस वोटिंग की खबरें आई हैं। इसका सीधा असर नतीजों पर पड़ा है। सबसे ज्यादा दिलचस्प चुनाव उत्तर प्रदेश और हिमाचल प्रदेश के होने की खबरें आ रही हैं, जहां के नतीजे धीरे धीरे कर सामने आ रहे हैं। औपचारिक तौर पर घोषणाएं तो नहीं हुई हैं, लेकिन पार्टियों से जुड़े हुए उम्मीदवारों ने अपने अपने बारे में बयान देने शुरू कर दिए हैं। शुरुआत करते हैं, सबसे पहले हिमाचल प्रदेश की बात करते हैं। हिमाचल प्रदेश में सिर्फ एक सीट के लिए चुनाव था और कांग्रेस की ओर से उम्मीदवार थे सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील, पार्टी के बड़े नेता अभिषेक मनु सिंघवी, और बीजेपी के उम्मीदवार थे हर्ष महाजन। ये वही हर्ष महाजन है जो साल भर पहले तक कांग्रेस पार्टी में थे। कांग्रेस के पूर्व जो मुख्यमंत्री हैं राज्य में, वीरभद्र सिंह, उनके बहुत करीबी माने जाते थे, लेकिन पिछले विधानसभा चुनाव के पहले इन्होंने कांग्रेस को छोड़कर बीजेपी का दामन थामा था। इसीलिए बीजेपी ने हर्ष महाजन को अपना उम्मीदवार बनाया कि वो कांग्रेस विधायकों में पैठ जमाने की हिम्मत रखते थे। राज्य विधानसभा में कांग्रेस का भारी बहुमत है, इसीलिए अभिषेक मनु सिंघवी की जीत लगभग तय मानी जा रही थी। लेकिन आज शिमला में खेला हो गया। सुप्रीम कोर्ट में अपनी दलीलों का लोहा मनवाने वाले अभिषेक मनु सिंघवी के लिए राजनीति का मैदान भारी पड़ गया है। जमकर क्रॉस वोटिंग हुई। कांग्रेस के 6 विधायकों और 3 निर्दलीय विधायकों ने बीजेपी के पक्ष में मतदान कर दिया। दोनों उम्मीदवारों को 34-34 वोट मिले। 68 की विधानसभा है, 34-34 मतलब मैच टाई हो गया, बराबरी पे खत्म हुआ। इसके बाद पर्चियों से, जैसे किसी पर्ची निकाली जाती है, उसके जरिए चुनाव परिणामों की घोषणा की गई है। बीजेपी ने यह दावा किया कि जो ड्रॉ निकाला गया उसमें उसके उम्मीदवार हर्ष महाजन की जीत हो गई है। दोनों पार्टियों ने औपचारिक तौर पर बयान दे दिए हैं, लेकिन चुनाव आयोग की तरफ से ऑफिशियली अभी किसी भी तरह के अनाउंसमेंट का इंतजार है। औपचारिक ऐलान चुनाव आयोग की तरफ से नहीं हुआ है। लेकिन कांग्रेस के अपने उम्मीदवार अभिषेक मनु सिंघवी ने अब से कुछ देर पहले शिमला में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया, जहां पे मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू भी उनके साथ बैठे थे। अभिषेक मनु सिंघवी ने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपनी हार स्वीकार कर ली है। पोस्टल बैलेट बराबर हुए और उसके बाद एक वोट से जीत हुई है। जो डाला गया, जो पर्ची के माध्यम से वहां पर रिजल्ट डिक्लेयर करने की बात कर रही है, मुझे लगता है ये सही बात होगी हमारी। इस जीत को देखते हुए हिमाचल प्रदेश सरकार को अपने पद से मुख्यमंत्री को त्यागपत्र देना चाहिए। उन 9 एमएलएस को भी धन्यवाद देना चाहता हूं, जिसमें से 9 के 9 कल रात तक हमारे साथ बैठे थे, खाना खाया था, जलपान किया था, फोटोज ली थी। उसके पहले जो बार बार हमसे मिले थे, मुझसे ही नहीं, मुख्यमंत्री जी से ही नहीं, लेकिन सब एमएलए से कई आश्वासन दिए थे, और जिनमें से 3 आज हमारे साथ नाश्ता करके निकले थे। उनको भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूं, क्योंकि उनसे हमको कुछ शिक्षा मिली है। कम से कम मुझे निजी रूप से शिक्षा मिली है, मनोवैज्ञानिक शिक्षा मिली है। मैं इस संदर्भ में एक विनम्रता से प्रश्न पूछना चाहता हूं। नहीं, उससे पहले मैं माननीय हर्ष महाजन जी को तहे दिल से धन्यवाद, तहे दिल से बधाई देना चाहता हूं। वो जीते हैं और उनका हक बनता है बधाई प्रदान करने का। एक बात जरूर मैं कहूंगा, उनकी पार्टी को अपनी गिरेबान में देख के सोचें। जब भी कोई पार्टी 25 और 43 के आंकड़े या इक्वेशन में 25 वाली पार्टी 43 वाले के विरुद्ध उम्मीदवार खड़ा करती है, तो उसका सिर्फ एक और एक ही संदेश हो सकता है। और मैं हर्ष महाजन जी की बात नहीं कर रहा हूं, मैं इस चुनाव की बात नहीं कर रहा हूं, मैं एक सिद्धांत की बात कर रहा हूं। वो संदेश है कि हम बेशर्मी से वो करेंगे जो कानून में अनुमति जिसकी नहीं है। अभिषेक मनु सिंघवी ने बगैर नाम लिए बीजेपी आलाकमान पर अपनी हार का दोष मढ़ा है।
बीजेपी अब इस शानदार जीत के बाद मांग कर रही है कि इस हार के आधार पर कांग्रेस के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू इस्तीफा दे दे, क्योंकि वो अल्पमत में आ चुके हैं। क्रॉस वोटिंग के बाद अब हिमाचल सरकार को लेकर सवाल उठने शुरू हो गए। राज्य में बजट सत्र चल रहा है। सवाल ये भी है कि जब बहुमत नहीं है तो सुक्खू साहब बजट कैसे पास कराएंगे। आज की क्रॉस वोटिंग के बाद अब ये देखना है कि क्या राज्य की कांग्रेस सरकार विधानसभा में बजट पास करा पाती है या नहीं करा पाती है। अगर बजट गिरता है तो सरकार को इस्तीफा देना पड़ेगा। क्या कंटिंजेंसी प्लान है सुखविंदर सुक्खू का इस बजट सत्र से अपनी सरकार को बचा लेने का? सुनते हैं यही सवाल इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में सुक्खू साहब से पूछा गया कि सरकार की सेहत पर तो खतरा है, 68 में से केवल 34 आपके पास है, 35वां तो है नहीं, कैसे सरकार बचाएंगे? सुनते हैं क्या कहा। आगे क्या लाइन ऑफ एक्शन आगे क्या रहेगा सर? देखिए, आगे कुछ लाइन ऑफ एक्शन नहीं है। 34 लोगों ने हमारे अपने ईमानदारी का परिचय दिया, तरह तरह के प्रलोभन उनको दिए। ऐसा नहीं है कि एक ही व्यक्ति को प्रलोभन मिला है। उन 34 आदमी में तरह तरह के प्रलोभन दिए, जिसकी कल्पना हिमाचल के नेता नहीं कर सकते। मैं ये कह सकता हूँ उसकी कल्पना हिमाचल के नेता नहीं कर सकते। लेकिन 34 आदमियों ने अपने चरित्र का भी परिचय दिया, अपनी नैतिकता का भी परिचय दिया, अपनी ईमानदारी का भी परिचय दिया, और आज 34 के 34 आदमी हमारे पास खड़े हैं। भाजपा के विधायक लगातार ये दावा अब कर रहे हैं कि 9 के अलावा भी और विधायक हैं जो उनके संपर्क में हैं, और बार बार नेता प्रतिपक्ष ये कह रहे हैं कि सरकार अपना विश्वास खो चुकी है। अभी तो विश्वास तो खोया नहीं है। वो तो 34 तो हमको भी पड़े है, 34 उनको भी पड़े हैं। तो विश्वास की जब बात आएगी वो तो फ्लोर ऑफ द हाउस में देखा जाएगा। अभी काय को आप इस चर्चा में पड़ रहे हैं, चिंता मत करिए। चिंता मत करिए, कॉन्फिडेंट साउंड कर रहे हैं, लेकिन प्रूफ तो हाउस पे फ्लोर पे करना पड़ेगा हाउस के, जब उनको 68 में से कम 35 अपने पक्ष में दिखाने पड़ेंगे। इससे पहले हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू ने आरोप लगाया कि उनकी पार्टी के 5-6 विधायकों को हरियाणा जबरन ले जाया गया है। उन्होंने कहा कि सीआरपीएफ और हरियाणा पुलिस विधायकों को लेकर चली गई है। इस बीच खबर आई कि हिमाचल प्रदेश के कई विधायक पंचकुला के सेक्टर 1 में पीडब्ल्यूडी के रेस्ट हाउस में पहुंचे हैं। इस रेस्ट हाउस को आम जनता के लिए पूरी तरीके से बंद कर दिया गया। इसी आधार पर हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू ने यह आरोप लगाया कि उनके विधायकों को उठा लिया गया है। जो विधायकों को लेकर सीआरपीएफ की और हरियाणा पुलिस की कॉन्वे जो लेके गई है, वो 5-6 विधायकों को लेकर गए हैं। और निश्चित तौर पर मैं कह सकता हूं कि जो लोग गए हैं उनके परिवार के लोग उनसे संपर्क कर रहे हैं, और वो अपने परिवार से जरूर संपर्क करें। और इसमें कोई घबराने की बात नहीं है। लोकतंत्र में मत पक्ष और विपक्ष दोनों रहते हैं, लेकिन विपक्ष जिस प्रकार की गुंडागर्दी हिमाचल प्रदेश में करने की कोशिश कर रहा है, हिमाचल की जनता उसको कभी स्वीकार नहीं करेगी। सरकार सुक्खू साहब की, पुलिस सुक्खू साहब के कंट्रोल में, सुक्खू साहब के 6 विधायक अब 3 निर्दलीय, इनको पड़ोसी राज्य हरियाणा जहां पर बीजेपी की सरकार है, वहां की पुलिस हिमाचल से हरियाणा लेके चली जाती है। तो अगर वहां जबरदस्ती कर रहे थे तो आपकी पुलिस क्या कर रही थी? आप क्यों नहीं रोक पाए? इन्हीं तमाम सवालों के साथ मेरे सहयोगी मोहम्मद गजाली इस वक्त मेरे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। उनके पास चलते हैं, बात करते हैं कि आखिरकार क्या चल रहा है। गजाली, 2 सवाल सीधा सीधा कि भाई वो विधायक जो पहुंचे थे वो वहीं पर हैं पंचकुला में, या लौट गए वापस शिमला जैसे कि मुख्यमंत्री कह रहे थे? और दूसरा ये कि हिमाचल की पुलिस रोक क्यों नहीं पाई अपने विधायकों को? जी देखिए, हिमाचल के जो विधायक यहाँ आए थे शाम में, जब काउंटिंग की प्रक्रिया चल रही थी तब तो पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस में थे। फिर जैसे ही ब्रेकिंग न्यूज़ हर टीवी चैनल पे आया कि महाजन साहब जीत गए हैं, तो वो रेस्ट हाउस से निकले। इंडिकेशन ये दिया कि वो शिमला जा रहे हैं, लेकिन फिर रास्ता बदल लिया और फिर पंचकुला के एक होटल में रुकने की सूचना आ रही है। और वहाँ के होटल के स्टाफ जो हैं वो भी ड्यूटी से नाइट की ड्यूटी या इवनिंग शिफ्ट वाले दोबारा वापस आ गए हैं। तो कहीं ना कहीं वो जो सरकार के अल्पमत में होने का या नो कॉन्फिडेंस मोशन के बाद वोटिंग का वो जो सारी प्रक्रिया होती है, उस तरफ भी इशारा हो रहा है कि इन विधायकों को अभी भी हिमाचल की सीमा से दूर रखा गया है। हिमाचल की पुलिस उनको क्यों नहीं रोक पाई? क्योंकि सारे ही वीवीआईपी, वीआईपी, ट्रिपल वीआईपी सारे ही लोग सदन में थे।
तो हिमाचल की पुलिस भी वहीं थी। इसी बीच जो है हिमाचल में हरियाणा की पुलिस आती है और उन सारे 6 विधायक जो हैं उनको लेकर हरियाणा पहुंच जाती है। तो शायद कहीं ना कहीं यही हुआ होगा पर जिसकी वजह गजाली से एक चीज शायद और भी हिमाचल की है, पुलिस ने जितना ध्यान नहीं मैं दिया सुखविंदर या सिंह उन 6 सुक्खू साहब को जानता हूं, समझता हूं, वो संगठन के नेता रहे, यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष रहे, पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष रहे। वीरभद्र सिंह के सामने अगर कोई दूसरा खेमा रहा शिमला की राजनीति में, हिमाचल की राजनीति में, तो सुक्खू साहब लीड करते रहे। तो सुक्खू साहब की तो नैतिक तौर पर यह बहुत बड़ी हार हो गई कि दिल्ली के प्रत्याशी को आलाकमान के द्वारा भेजे गए अभिषेक मनु सिंघवी को जिता नहीं पाए। और कहीं ना कहीं दिल्ली को भी इस बात की आशंका थी, तभी सोनिया गांधी को राजस्थान से ना लड़ाकर हिमाचल से ना लड़ाकर राजस्थान से लड़ाया गया कि वो हार सकती है चुनाव, वहां पे क्रॉस वोटिंग हो सकती है वहां पे। जितनी सिफत आपने सुक्खू साहब की गिनवाई है वही आज उनके खिलाफ हो गई है। बहुत अच्छे संगठन के लिए काम करने वाले नेता थे और कहीं ना कहीं आला कमान को एक बात या कई कांग्रेस नेताओं को ये बात पता थी कि वो प्री चीफ मिनिस्टर एरा वाले मोड में अभी भी हैं, कि कई नेता जो या कई विधायक जो उनके खेमे के थे जब वो मुख्यमंत्री नहीं थे, मुख्यमंत्री बनने के बाद भी उसी खेमे की ज्यादा सुनते हैं या उनको ज्यादा तरजीह देते हैं बाकी विधायकों पर। और इसी वजह से जो कैबिनेट एलोकेशन हुई है या डिप्टी चीफ मिनिस्टर जिन लोगों को बनाया गया है, मुख्यमंत्री और डिप्टी सीएम सब एक ही पार्लियामेंट्री हलके से आते हैं, पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी से आते हैं। तो ये जो नाराजगी भी है विधायकों की, ये किसी एक मुद्दे पे नहीं है, कैबिनेट एलोकेशन की भी बात है या कैबिनेट एक्सपेंशन की भी बात है कि करीब 2 साल होने को जा रहे हैं, 14 महीने की सरकार है। तो कहीं ना कहीं कुछ ऐसे विधायक थे जिनको लगता था कि उनको भी कैबिनेट में रखना चाहिए था सुखविंदर सिंह सुक्खू को। और बहुत वीक लगता है जब चीफ मिनिस्टर होने के बावजूद अगर आप ये कहें कि 6 लोग बिक गए या 6 लोग किडनैप हो गए। जब आप चीफ मिनिस्टर हैं, इंटेलिजेंस होती है आपके पास, होम डिपार्टमेंट क्विक होता है, रिस्पॉन्स डीजीपी और आपको रिपोर्ट गजाली, क्योंकि वो ईमानदार ईमानदार राजनीति की आपने बात कर दी, तो क्विक रिस्पॉन्स आपसे चाहूंगा, क्या सुक्खू साहब बजट सत्र के दौरान इस्तीफा भी दे सकते हैं और नया मुख्यमंत्री देखा सकते हैं यहाँ पे कांग्रेस का? नहीं, अभी फिलहाल तो इसकी कोई जानकारी है नहीं। बाकी जो इंस्ट्रक्शंस आएंगे उसी हिसाब से वो करेंगे। दिल्ली से भी उनको सलाह मशवरा दिया जाएगा। खुद मनु सिंघवी साहब हैं वहां पर, तो वो भी काफी वरिष्ठ नेता हैं कांग्रेस के, तो उसके हिसाब से ही मुझे लगता है कि वो कल बजट जरूर पेश करने की रहेंगे, उससे पहले सरेंडर नहीं करेंगे। चलिए, शुक्रिया गजाली इस बातचीत के लिए। 2 वरिष्ठ नेता भी शिमला में थे, राजीव शुक्ला जो कि प्रभारी है वहाँ के, जिनकी अगुवाई में कांग्रेस ने चुनाव विधानसभा का जीता था, और छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, इन दोनों ने शिमला में डेरा जमाया था। उसके बावजूद भी कांग्रेस को एक करारी हार शिमला में झेलनी पड़ी है। अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश में भी आज राज्यसभा की 10 सीटों के लिए वोट डाले गए। कुल 11 उम्मीदवार मैदान में थे। बीजेपी के 7 उम्मीदवारों की जीत पहले से तय थी। सपा के कई विधायकों के क्रॉस वोटिंग करने से बीजेपी का 8वां उम्मीदवार संजय सेठ भी आज अपना चुनाव जीत रहे हैं। अभी औपचारिक तौर पर नतीजों का ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन खुद नेताओं ने अपने अपने बयानों से, अपनी अपनी प्रतिक्रियाओं से इस बात को जाहिर कर दिया है। समाजवादी पार्टी के 3 में से 2 ही उम्मीदवार चुनाव जीत पाए। आज के मतदान के दौरान जिन विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की है उनकी जानकारी आपको दे देते हैं। समाजवादी पार्टी के 7 विधायकों मनोज पांडे, राकेश सिंह, अभय सिंह, राकेश पांडे, विनोद चतुर्वेदी, पूजा पाल, आशुतोष मौर्य ने आज क्रॉस वोटिंग की बीजेपी के पक्ष में। बीएसपी के एकमात्र विधायक उमा शंकर सिंह ने भी क्रॉस वोटिंग की और बीजेपी की मदद की। बीएसपी के एक विधायक जगदीश नारायण ने क्रॉस वोटिंग की और भारतीय जनता पार्टी की मदद की। और समाजवादी पार्टी के एक विधायक महाराज प्रजापति राज्यसभा चुनाव में, उनकी पत्नी महाराजी प्रजापति राज्यसभा चुनाव में मतदान से गैर हाजिर रही। समाजवादी पार्टी ने काउंटिंग से पहले आपत्ति भी जताई, लेकिन उसकी दोनों आपत्तियां खारिज कर दी गईं। सभी वोट वैध पाए गए। इसके बाद सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा कि धोखा देने वाले विधायक अब पार्टी से बाहर होंगे। ये जो टूट हुई है इस पर सर क्या कहेंगे? देखिए, ये टूट पहले से पता थी और इसलिए पता थी कि ये लोग समाजवादी पार्टी के कार्यक्रम में नहीं आए। पहले दिन आए, फिर खाने पे नहीं आए, और जब खाने पे नहीं आए तो चर्चाएं जो थीं वो ये था कि कुछ पैकेज मिलने जा रहा है, किसी को मंत्री बनाया जाएगा, किसी को सिक्योरिटी मिलेगी,
किसी को कुछ और पैकेज मिलेगा। मैं तो आपसे कहूँगा कि वो अंतरात्मा के माध्यम से वोट दिए हैं। हम तो आपसे कहेंगे कम से कम अंतरात्मा से ये तो बता दें पैकेज क्या था। अखिलेश जी कितने लोग हैं ऐसे? अभी कुछ नहीं गिनती हैं, जो दिखाई दिए हैं, जो सरकार के साथ बैठे दिख रहे हैं उतने ही दिख रहे हैं, एक दो और होगा। कार्रवाई क्या होगा? पार्टी से विदा हो जाए, नमस्कार उनको। बहुत। तो आपने देखा अखिलेश यादव जिन्होंने साफ कहा कि जो भी बगावत किया है वो पार्टी से बाहर जाएगा, और एनडीटीवी से बात करते हुए अखिलेश यादव ने साफ कहा कि अंतरात्मा की आवाज़ से अपना वोट किसी और को देने वाले विधायकों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। लखनऊ से कैमरा पर्सन राज गुप्ता के साथ रणवीर, एनडीटीवी इंडिया के लिए। तो रणवीर सिंह से खास बातचीत कर रहे थे अखिलेश यादव। अब बात कर्नाटक की कर लेते हैं। कर्नाटक में बीजेपी के एक विधायक ने कांग्रेस के उम्मीदवार को वोट दिया, जिसकी वजह से वहां बीजेपी और जेडीएस के एक उम्मीदवार की हार हो गई। यानी कर्नाटक में ऑपरेशन लोटस उल्टा हुआ, कांग्रेस ने कर दिया। कर्नाटक में कांग्रेस के 3 और बीजेपी का एक उम्मीदवार राज्यसभा का चुनाव जीत गया है। तो अजय माकन कर्नाटक से कांग्रेस के नेता बहुत दिनों के बाद वापस संसद में पहुंच गए हैं। वो प्रेफरेंस नंबर 1 थे और वो चुनाव जीतने में कामयाब रहे हैं। आगे बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, और अब बात अंतरिक्ष यात्रा की, जो कभी किसी सपने से कम नहीं थी। इंसान इस सपने को पूरा कर चुका है, लेकिन अभी तक दुनिया के 3 देश ही ऐसा कर पाने में कामयाब रहे हैं। अब एक बेहद कामयाब चंद्रयान मिशन के बाद अंतरिक्ष में अपने मानव मिशन को भेजने का भारत का सपना भी अगले साल पूरा हो रहा है। इस खास मकसद से तैयार किए गए गगनयान मिशन के लिए जिन 4 अंतरिक्ष यात्रियों को चुना गया है वो आज सबके सामने आए। खुद प्रधानमंत्री ने उनका देशवासियों से परिचय कराया। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने अंतरिक्ष यात्रियों के तौर पर भारतीय वायुसेना के 4 अधिकारियों का चयन किया है। गगनयान को अगले साल लॉन्च करने की तैयारी है। गगनयान मिशन के तहत चुने गए चारों वायुसेना अधिकारियों को आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एस्ट्रोनॉट विंग्स पहनाए। ये अधिकारी हैं, इनका परिचय हम भी अब आपसे करा देते हैं। ये अधिकारी हैं ग्रुप कैप्टन प्रशांत नायर, ग्रुप कैप्टन अजीत कृष्णन, ग्रुप कैप्टन अंगद प्रताप और विंग कमांडर शंभु शुक्ला। इनमें से कोई 3 अंतरिक्ष यात्री अगले साल गगनयान के ऑर्बिटल मॉड्यूल में से धरती से 400 किलोमीटर की ऊंचाई पर 3 दिन तक पृथ्वी की कक्षा के चक्कर लगाएंगे। ये मिशन कामयाब हो जाएगा तो अंतरिक्ष में इंसान को भेजने वाला भारत चौथा देश बन जाएगा। ग्रुप कैप्टन अजित कृष्णन। अभी तक रूस, अमेरिका और चीन ही ऐसा करने में कामयाब हो पाए हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने वहां पर मौजूद तमाम लोगों को संबोधित किया और कहा कि ये चारों अंतरिक्ष यात्री 140 करोड़ भारतीयों की उम्मीदों को अंतरिक्ष तक ले जाएंगे। ये सिर्फ 4 नाम और 4 इंसान नहीं है, ये 140 करोड़ एस्पिरेशंस को स्पेस में ले जाने वाली 4 शक्तियां हैं। 40 वर्ष के बाद कोई भारतीय अंतरिक्ष में जाने वाला है, लेकिन इस बार टाइम भी हमारा है, काउंटडाउन भी हमारा है और रॉकेट भी हमारा है। इन चारों वायुसेना अधिकारियों का अंतरिक्ष यात्रा के लिए चुना जाना भी आसान नहीं था। वायुसेना के करीब 100 पायलटों के बीच से उनका चुनाव किया गया, लेकिन इससे पहले उन्हें कई तरह के परीक्षणों और इम्तिहानों से गुजरना पड़ा। ये चारों वायुसेना अधिकारी एनडीए से वायुसेना में शामिल हुए हैं और प्रशिक्षित फाइटर पायलट हैं, टेस्ट पायलट हैं और फ्लाइंग इंस्ट्रक्टर की भूमिका भी निभा चुके हैं। 48 साल के ग्रुप कैप्टन प्रशांत नायर केरल से हैं। ए कैटेगरी के फ्लाइट इंस्ट्रक्टर रहे हैं। एयरफोर्स अकेडमी से सोर्ड ऑफ ऑनर भी हासिल कर चुके हैं। 3000 घंटे से ज्यादा विभिन्न लड़ाकू और अन्य विमान उड़ाने का उनको अनुभव है। ग्रुप कैप्टन प्रशांत नायर का नाम सामने आने के बाद केरल के पलक्कड़ में उनके पैतृक घर पर बधाई देने वालों का तांता लग गया। दोस्त, रिश्तेदार और पड़ोसी सब उनके परिवार के लोगों को बधाई देने के लिए पहुंचे। उनके परिवार के लिए भी एक गौरव भरा लम्हा है।
अंतरिक्ष यात्री के तौर पर चुने गए चारों वायुसेना अधिकारियों में ग्रुप कैप्टन प्रशांत नायर सबसे सीनियर हैं। उनके बाद 42 साल के ग्रुप कैप्टन अजीत कृष्णन का नाम आता है। आप चेन्नई से हैं। उन्हें एयरफोर्स अकेडमी से प्रेसिडेंट्स मेडल और सोर्ड ऑफ ऑनर मिल चुका है। उन्हें अलग अलग किस्म के अत्याधुनिक लड़ाकू विमानों को उड़ाने का करीब 2900 घंटों का अनुभव है। 42 साल के ग्रुप कैप्टन अंगद प्रताप इलाहाबाद के रहने वाले हैं। 2004 में वायुसेना की फाइटर स्ट्रीम से जुड़े। उन्हें अलग अलग लड़ाकू विमानों में 2200 घंटे की उड़ान का अनुभव है। इसके बाद आता है नंबर 39 साल के विंग कमांडर शुभ्रांशु शुक्ला, जो कि लखनऊ से हैं। फाइटर कॉम्बैट लीडर हैं और अलग अलग लड़ाकू विमानों की 2000 घंटों की उड़ान का उन्हें भी अनुभव है। वैसे आपको बता दें कि किसी भारतीय के अंतरिक्ष में जाने का ये पहला अनुभव नहीं है। कुछ लोग पहले भी जा चुके हैं। आपकी याददाश्त ताज़ा करते हैं। विंग कमांडर राकेश शर्मा भारत के पहले अंतरिक्ष यात्री रह चुके हैं, जो 3 अप्रैल 1984 को रूसी अंतरिक्ष यात्रियों के साथ सोयूज अंतरिक्ष यान से अंतरिक्ष में गए और धरती के चक्कर काटे। 40 साल पहले का वो पल भारत के लिहाज से बहुत बड़ा था। पूरे देश ने उन पलों को टकटकी लगाकर उस वक्त नए नए टेलीविजन स्क्रीन जो आई थी, दूरदर्शन जब आता था, उस पर देखा था, लाइव देखा था। तब इंदिरा गांधी के एक सवाल के जवाब में राकेश शर्मा ने जो कहा वो किसे याद नहीं होगा। सुनिए। ऊपर से भारत कैसा दिखता है आपको? जी मैं बगैर किसी झिझक के कह सकता हूँ कि सारे जहां से अच्छा दिखता है। सारे जहां से अच्छा। उसके बाद भारतीय मूल की कल्पना चावला अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा के एक मिशन के तहत अंतरिक्ष में गई। हरियाणा के करनाल में पैदा हुई कल्पना चावला ने स्पेस शटल कोलंबिया से 1997 में पहली अंतरिक्ष यात्रा की, लेकिन इसके 6 साल बाद 2003 में एक अन्य स्पेस मिशन के दौरान अंतरिक्ष से धरती के वायुमंडल में लौटते वक्त उनका स्पेस शटल हादसे का शिकार हुआ, जिसमें उनकी जान चली गई थी। वो अमेरिकी नागरिक के तौर पर अंतरिक्ष में उस वक्त गई थी। उनके बाद भारतीय अमेरिकी मूल की एक और महिला सुनीता विलियम्स ने भी अंतरिक्ष यात्रा की। वो अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री हैं और 2 स्पेस फ्लाइट में उन्होंने इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में 321 दिन गुजारे हैं। अंतरिक्ष में सबसे ज्यादा समय बिताने वाली महिलाओं में वो दूसरे स्थान पर हैं। इन सभी अंतरिक्ष यात्रियों की ये कामयाबियां बहुत बड़ी हैं, लेकिन इस बार बात बिल्कुल अलग है। गगनयान मिशन की खास बात यह है कि यह भारत का अपना अंतरिक्ष मिशन है, जिसे स्वदेशी तरीके से तैयार किया गया है और इस तैयारी के पीछे भारतीय वैज्ञानिकों और इंजीनियरों की 8 दशक की अथक मेहनत लगी है। गगनयान मिशन के लिए चुने गए इन चारों वायुसेना अधिकारियों को पहले रूस में ट्रेनिंग दी गई है और फिर भारत में इनका परीक्षण चल रहा है। इनमें से एक अंतरिक्ष यात्री को अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा इस साल के अंत तक इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के एक मिशन के लिए भी प्रशिक्षण देगी। इस बीच भारत ने अंतरिक्ष में अपने इस पहले मानव मिशन की तैयारियों को काफी हद तक अंजाम दे दिया है। इस मिशन के तहत कई पहलू हैं जिनसे जुड़ी टेक्नोलॉजी में महारत हासिल करना जरूरी होता है, जैसे वो रॉकेट जिस पर अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरिक्ष में ले जाया जाएगा, दूसरा अंतरिक्ष यात्रियों की सुरक्षा और तीसरा उनका सुरक्षित वापस धरती पर लौटना। पिछले ही हफ्ते इसरो ने उस रॉकेट LVM-3 के क्रायोजेनिक इंजन का कामयाब परीक्षण किया, जो गगनयान मिशन के लिए खास तौर पर तैयार किया गया है। इस परीक्षण के साथ LVM-3 रॉकेट को अंतरिक्ष यात्रियों को सुरक्षित ले जाने और वापस लाने के लिए सुरक्षित घोषित कर दिया गया। LVM-3 रॉकेट इसरो का हेवी लिफ्ट लॉन्चर है, जिसका इंजन 3 तरह के ईंधन सॉलिड, लिक्विड और क्रायोजेनिक से उड़ान भरता है। इस रॉकेट का सबसे प्रमुख इंजन है CE-20 क्रायोजेनिक इंजन, जिसका 14 फरवरी को इसरो के तमिलनाडु के महेंद्रगिरी में स्थित हाई ऑल्टीट्यूड टेस्ट फैसिलिटी में फाइनल टेस्ट कामयाब रहा था। ये रॉकेट अंतरिक्ष यात्रियों को धरती से 400 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थित कक्षा में ले जाएगा, जहां इसका ऑर्बिटर मॉड्यूल 3 दिन तक धरती के चक्कर काटेगा। इसी मिशन के तहत क्रू
स्केप सिस्टम का भी परीक्षण बीते साल अक्टूबर में हो चुका है। ये उस क्रू मॉडल का हिस्सा है जिसमें अंतरिक्ष यात्री पूरी यात्रा के दौरान रहेंगे। उनकी सुरक्षा इस मिशन की सबसे बड़ा लक्ष्य है। क्रू स्केप सिस्टम को इस तरह डिजाइन किया गया है कि अगर लॉन्च या उसके बाद किसी भी स्टेज में कोई अप्रत्याशित घटना हुई तो अंतरिक्ष यात्रियों को सुरक्षित वहां से निकाला जा सके। 2025 में गगनयान के मानव मिशन से पहले इस साल 2 बार गगनयान की अनमैन्ड फ्लाइट भी भेजी जाएंगी, यानी बिना मानव के फ्लाइट भेजी जाएंगी, जो अगले साल अंतरिक्ष यात्रियों को ले जाने वाले गगनयान मिशन की तैयारियों का हिस्सा होगी। एक तरीके से उसकी रिहर्सल होगी, प्रैक्टिस होगी। कुल मिलाकर भारत का गगनयान मिशन विज्ञान की दुनिया में भारत की श्रेष्ठता को भी साबित करेगा, खासकर अंतरिक्ष विज्ञान की इस दुनिया में। इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ अंतरिक्ष वैज्ञानिक अमिताभ घोष जुड़ रहे हैं। अमिताभ, जिन 4 वायुसेना अधिकारियों को अंतरिक्ष यात्री के तौर पर चुना गया है, कई सालों से उनकी ट्रेनिंग चल रही है, उनके चुनाव में किन बातों का ध्यान रखा गया होगा, कैसे चुना गया है? उनका बॉडी अच्छा कंडीशन में होना चाहिए, कोई हार्ट कंडीशन नहीं होना चाहिए, देन आंख ठीक होना चाहिए, मसल्स ठीक होना चाहिए, स्केलेटन्स ठीक होना चाहिए। हाँ, लेकिन पहले लाइक 1970s 60s में जितना कंडीशन बहुत अच्छा होना चाहिए था, आज देयर इज ये एरा है स्पेस टूरिज्म का। सो यहाँ द इंजीनियरिंग सिस्टम जो स्पेसक्राफ्ट बन रहा है वो काफी डेवलप भी है, तो उतना रिजिड शायद उतना दरकार नहीं है। ये भी जानना चाहेंगे आपसे कि भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम को दुनिया के बाकी देशों के मुकाबले आप क्या मानते हैं कि किस मुकाम पे हम लोग? देखिए, पृथ्वी में 200 से ज्यादा देश है, इसमें सिर्फ 3 देश एस्ट्रोनॉट भेज पाए हैं। सो ह्यूमन स्पेसफ्लाइट का जो कैपेबिलिटी सिर्फ 3 देश, यूएसए, रशिया और चाइना कर पाए हैं। सो भारत होगा 4था देश। सो ह्यूमन स्पेस फ्लाइट बहुत ही कठिन है। ये रोबोटिक स्पेस फ्लाइट से आई वुड से 5 गुना या 3 गुना या इट्स अ मल्टीपल टाइम्स वेरी वेरी डिफिकल्ट एंड वेरी एक्सपेंसिव। यहाँ कोई कुछ गड़बड़ हुआ तो मनुष्य का जान जा सकता है, तो इसीलिए जो इंजीनियरिंग होगा वो बहुत ही सही ढंग से होगा। हाँ, सो भारत जो अभी जहाँ जा रहा है, इट इज वेरी प्रेस्टिजियस एंड बहुत ही कठिन फ्रॉम एन इंजीनियरिंग स्टैंड पॉइंट। बहुत बहुत शुक्रिया घोष साहब हमसे बात करने के लिए, थैंक यू सो मच। भारत ने एक कठिन रास्ता चुना है अंतरिक्ष का और उसको जीतने की दिशा में साल दर साल एक नई नई उपलब्धियां जीता जा रहा है। चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर हम पहुंच चुके हैं और अब हमारा पहला मानव मिशन भी अंतरिक्ष की सैर पर जाने के लिए ऑलमोस्ट तैयार है। अमेरिका और चीन के बाद दुनिया में सबसे ज्यादा कैंसर मरीज भारत में है। अब भी आधे मरीजों की मौत हो जाती है, इलाज के बाद भी दोबारा कैंसर हमला करता है। लेकिन कैंसर के सबसे बड़े हॉस्पिटल टाटा अस्पताल के डॉक्टरों ने इसकी एक काट निकाली है, एक टैबलेट तैयार की है जिससे दोबारा कैंसर नहीं होगा और कीमो रेडिएशन के साइड इफेक्ट भी घटेंगे। भारत के सबसे बड़े और सबसे अच्छे कैंसर अस्पतालों में से एक मुंबई का टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल जब भी नजर घुमाए ये कैंसर मरीजों से पटा पड़ा दिखता है। भारत में कैंसर के बढ़ते मामलों को देखते हुए टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च के वैज्ञानिकों ने एक ऐसा टैबलेट विकसित किया है जो कैंसर का इलाज करने और दूसरी बार कैंसर होने से रोकने में मदद कर सकता है। इस अध्ययन के लिए चूहों में मनुष्य के कैंसर सेल डाले गए थे, जिसके बाद उनमें ट्यूमर विकसित हुआ। फिर रेडिएशन थेरेपी, कीमोथेरेपी और सर्जरी के जरिए उनका इलाज किया गया। पाया गया कि जब कैंसर सेल्स मर जाती हैं, तो वो बहुत छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाती हैं और इन टुकड़ों को क्रोमेटिन कण कहा जाता है। क्रोमेटिन कण रक्त प्रवाह के माध्यम से शरीर के अन्य हिस्सों में जा सकते हैं और जब वो स्वस्थ कोशिकाओं में प्रवेश करते हैं तो वो उन्हें कैंसर सेल में बदल सकते हैं, जिस वजह से कैंसर की बीमारी वापस लौटती है। इस समस्या का समाधान खोजने के लिए ही डॉक्टरों ने चूहों को रेस्वेरेट्रोल और कॉपर कंबाइन प्रो ऑक्सीडेंट टैबलेट दिए। ये टैबलेट क्रोमेटिन कण के असर को रोकने में फायदेमंद रहे।
लगभग 1 दशक से टाटा के डॉक्टर इस टैबलेट पर काम कर रहे थे और आखिरकार उन्हें सफलता मिल ही गई। फिलहाल फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी FSSAI से टैबलेट को मंजूरी का इंतजार है। मंजूरी जून महीने तक मिल सकती है। टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल के वरिष्ठ कैंसर सर्जन पूर्व निदेशक डॉक्टर राजेंद्र बडवे कहते हैं कि 100 रुपए में ये अब तक का सबसे सस्ता इलाज साबित होगा, जिसमें थेरेपी के साइड इफेक्ट 50% कम होने की उम्मीद है और करीब 30% चांसेस हैं कि कैंसर दोबारा न फैले। जो पहला एक्सपेरिमेंट किए थे वो डॉक्टर मित्रा ने किए हैं और उन्होंने ये बताया कि माउस मॉडल में कीमोथेरेपी के साइड इफेक्ट, रेडियोथेरेपी के साइड इफेक्ट बहुत सारे कम हो सकते हैं। फिर वही चीज़ ह्यूमन एक्सपेरिमेंट्स में बताई जिसमें कम से कम 30 से लेकर 60 गुना रिडक्शन, साइड इफेक्ट्स कम हुए हैं। माउस मॉडल में जो मेटास्टेसिस हुए हैं, यदि हम माउस को पहले से ही यदि ये रेस्वेराट्रोल कॉपर दे तो कम से कम 45 गुना से ये मेटास्टेसिस कम हुए हैं। ये ट्रीटमेंट की कॉस्ट 1 लाख से लेकर 4 करोड़ है। एज अगेंस्ट दिस यदि आप इसकी कॉस्ट देखो तो वो 100 रुपए से कम होगी। तो मंजूरी जो साइड इफेक्ट्स कम करने के लिए है वो तो जून जुलाई तक हो जाएगी। भारत में 2022 में कैंसर के मामलों की अनुमानित संख्या 14,61,427 थी। देश में ब्रेस्ट कैंसर, मुंह के कैंसर, गर्भाशय और फेफड़ों के कैंसर के सबसे ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुताबिक वर्तमान में दुनिया के 20% कैंसर मरीज भारत में हैं। टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल में देश भर से कैंसर मरीज और उनके परिजन आते हैं, जिनमें से कई अस्पताल के अंदर अगर बेड नहीं पाते तो फुटपाथ को ही आशियाना बना लेते हैं। कैंसर पर हुई नई बड़ी खोज से इनमें भी हिम्मत बंधी है। ये चीज बहुत अच्छा होगा, अगर ऐसा मिल जाए तो बहुत अच्छा होगा। खोज क्या है कि अगर 30% नहीं 50% अच्छा हो जाए तो ठीक रहे, जिस सब आदमी को यहाँ आना ना जाना पड़े, 6 महीना साल भर पर आना पड़े, अच्छा रहेगा। 2023 में बहुत कम था जो 2 महीना में इलाज करा के चला जाता था। 2024 में 6 महीना में भी इलाज संपूर्ण नहीं होता है और फरवरी मार्च में लगभग 50% मरीज आ चुका है। तो आप देखिए फुटपाथ पर जहाँ तक आपकी नजर जाएगी कैंसर के ही मरीज और उनके परिजन आपको यहाँ पर दिख जाएंगे। और ये कोई नई तस्वीर नहीं है, हमेशा से यहाँ की ऐसी ही तस्वीर रही है। जो भी यहाँ से राहगीर होते हैं, जो जाते हैं गुजरते हैं, उनको भी पता है कि कैंसर मरीजों की कुछ ऐसी ही संख्या फुटपाथों पर भी नजर आती है। तो ऐसे में जो खोज हुई है टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल की तरफ से, उसको लेकर मरीजों में बड़ी उम्मीद बंधी है। मुंबई से कैमरा पर्सन परेश भोजने के साथ पूजा भारद्वाज, NDTV इंडिया। तो आज खबरों की खबर में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। शुभ रात्रि।